नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पुलिस री एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सौरमंडल को। और सौरमंडल के जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने बहुत अच्छे से किए थे। आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल। जो आपका आज का टॉपिक है वो क्या है? वायुमंडल। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, चट्टानों के विषय में, साथ ही साथ विश्व मरुस्थल कौन कौन से हैं, कहाँ पर स्थित हैं, और नदियां और झीलों के विषय में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ पर्वत, पठार, मैदान, इनकी भी बात होगी। और भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंप की बात यहाँ पर होगी। और साथ ही साथ हम इसी में वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं को, और प्रमुख भवनें विश्व की के कौन कौन सी हैं, और खनिज संसाधनों के विषय में बात होगी। तो इस तरह से हमारा जो पुलिस री एग्जाम के लिए जो सिलेबस है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसको बहुत अच्छे से सरल भाषा में और अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो आज के लिए दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे वायुमंडल चैप्टर को, जिसमें वायुमंडल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए आज हम लोग समझते हैं वायुमंडल क्या है दोस्तों। देखिए, वायुमंडल की एक बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसीय जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो यदि ये आपकी पृथ्वी है दोस्तों, तो इसके चारों ओर क्या है? एक गैसीय आवरण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो इस मंडल में स्थित है, कहने का मीन्स। और अर्थ के जो ऊपरी कई किलोमीटर तक कह सकते हैं एक गैसीय आवरण है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर हमारा किस किस चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं एटमॉस्फेयर में, और इसका संगठन क्या है? तो वायुमंडल का संगठन क्या है इसको जानते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसको हम क्या कह सकते हैं? वायुमंडल कह सकते हैं। अब हम समझेंगे कि इस वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं। तो गैसों की यदि बात करें तो ये मिश्रित गैसों का आवरण होता है हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो कौन कौन सी गैसें? जिसमें आपकी CO2 और साथ ही साथ O2 की उपस्थिति है वायुमंडल में, N2 आपका उपस्थित है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहां पर जो अन्य गैसें हैं जैसे आर्गन, आर्गन भी उपस्थित है। और साथ ही में और अन्य गैसों में आपकी कौन कौन सी गैसें आती हैं? जेनॉन है, हाइड्रोजन आपकी है, और साथ ही साथ आपने सुना होगा हीलियम का भी नाम सुना होगा। एक गैस आपकी कौन सी? रेडॉन। ये भी गैस आपकी वायुमंडल के क्षेत्र में पाई जाती है, रेडॉन है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि कौन कौन सी गैसें हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं और कितने परसेंट में, क्योंकि यहां से एग्जाम के लिए बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से क्या CO2 का जो प्रतिशत है 0.03%। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में पाई जाती है कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 0.03% पाई जाती है। ये बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है 20.95% आपकी क्या है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, जो लगभग कितने परसेंट होती है? आपको पता होगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत उपस्थित है? 21% उपस्थित है। खास ही इसी ऑक्सीजन गैस को हम क्या बोलते हैं? प्राणदायिनी गैस इसे कहा जाता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जो भी जीव हैं वो क्या श्वसन क्रिया में लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए हमारी ये क्या है? मुख्य गैस है। और श्वसन क्रिया में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन करते हैं? तो पौधे करते हैं। और ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित कितने परसेंट है? आपको याद रखना है 0.03%। जबकि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में उपस्थित है? तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की उपस्थिति हमारे वायुमंडल में, ये लगभग 78.084% ये हमारे वायुमंडल में उपस्थिति है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सर्वाधिक मात्रा में हमारी कौन सी गैस पाई जाती है? आपको याद रखना है हमारी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। साथ ही साथ थोड़ी बहुत मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी उपस्थिति है। और अन्य गैसों की एक बात करें, ये लेस मात्रा में उपस्थित है हमारे वायुमंडल में, और ये हल्की गैसें कैसी हैं? ये जो गैसें हैं आपकी कैसी है? हल्की गैसें हैं, आपको पता है। अब हम अगर हल्की गैसों की बात करते हैं तो कौन कौन सी मुख्य गैसें हल्की गैसों के रूप में है? इसमें सबसे पहला नाम आता है आर्गन का। आर्गन हमारे वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। कितने परसेंट आर्गन वायुमंडल में उपस्थित है? याद रखना है आपको, 0.93% आपकी क्या है? आर्गन गैस है। जबकि एक बात करें जेनान की, 0.0018% आपकी क्या पाई जाती है? जेनान पाई जाती है। हाइड्रोजन की यदि बात करें 0.00005, कहने का मतलब हाइड्रोजन की उपस्थिति कितने परसेंट है? तो ये आप समझे। साथ ही साथ हीलियम की मात्रा, इसका क्या आप जानते हो? हीलियम को He से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को S से डिनोट करते हैं, और जेनान को Xe से, और आर्गन को Ar से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो हीलियम की उपस्थिति यहां पर अगर देखी जाए तो 0.0 यहां पर 5% है। सूक्ष्म मात्रा में रेडान के अलावा, रेडान तो उपस्थित है ही सूक्ष्म मात्रा में, साथ ही साथ आपने सुना होगा ओजोन, ये भी आपके
गैसों में उपस्थित होती है। जब वायुमंडल के संपर्क में जब ओजोन होती है, कहने का मतलब हमारी निचली परत में जब होती है ओजोन, तो ये हानिकारक होती है और खासकर ये किसको नुकसान पहुंचाती है, तो आंखों की रोशनी से रिलेटेड दिक्कतें उत्पन्न करती है O3 आपकी। इसकी भी आगे बात करेंगे, ओजोन की काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हम लोगों ने ये जाना कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं, साथ ही साथ हमारी जो वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प भी उपस्थिति है, ये भी याद रखना। वायुमंडल में जलवाष्प की कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है, तो वायुमंडल में जो नमी है उसकी जो मात्रा है वो 1 से 4% तक उपस्थिति है, कहने का मतलब जलवाष्प की। इसके अलावा वायुमंडल में क्या आप जानते हो, धूल कण डस्ट पार्टिकल उपस्थिति है, और डस्ट पार्टिकल के कारण ही आपका जो वातावरण है ये चमकता है। तो डस्ट पार्टिकल मतलब धूल कण आपके वायुमंडल में उपस्थिति है। जो संवहन क्रिया है, पृथ्वी का गर्म होना, ये संवहन विधि से मतलब पृथ्वी गर्म होती है, तो इसमें डस्ट पार्टिकल का बहुत अधिक महत्व है। तो धूल कण याद रखना, धूल कण भी हमारे वायु के संगठन में उपस्थिति है। इस तरह से हमने ये टोटल बात की कि हमारे वायुमंडल में प्रमुख गैसें कौन है। तो प्रमुख गैसें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितने प्रतिशत है, तो 0.3%। आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में यदि ऊपर जाते हैं तो ये लगभग आपके 90 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति है वायुमंडल की ऊपरी आवरण में। यानी अगर उपस्थिति की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थिति है, तो 90 किलोमीटर के पास तक, ये मतलब यहां तक उपस्थिति है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की बात करते हैं, 20.95% पाई जाती है। कभी कभी इसके परसेंटेज ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है। तो आपको पता है कि 21% लगभग हमारे वायुमंडल में क्या उपस्थिति है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है। ये वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, तो याद रखना 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपकी ऑक्सीजन गैस उपस्थिति है। और ऑक्सीजन के विषय में हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है सर्वाधिक होता है वायुमंडल में, और ये कितने प्रतिशत तक पाई जाती है, तो 78.084% ये सर्वाधिक मात्रा में उपस्थिति है। कार्बन मोनोऑक्साइड लेस मात्रा में, जबकि आर्गन की उपस्थिति कितनी है यहाँ पर, तो 0.93%, और लेस मात्रा में आपकी हल्की गैसों के रूप में हाइड्रोजन, हीलियम, जेनान और रेडॉन, ओजोन गैसें उपस्थिति है। और साथ ही साथ वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प 1 से 4% कह सकते हैं, लगभग 4% के आसपास, और डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। तो वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर जो गैसीय आवरण है उसे हम क्या कह सकते हैं, वायुमंडल कह सकते हैं। अब इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वायुमंडल की विभिन्न परतों से बनते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों की बात करेंगे। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें क्या क्या है, कितने किलोमीटर तक, और कितने यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको समझते हैं। तो देखिए, ये हमारी थोड़ा अर्थ का चित्र देखा आपने, ये अर्थ है हमारी, और अर्थ प्लेनेट पर आप जानते हो पौधे होंगे, और इसमें यहाँ पर क्या उपस्थिति होंगे, जंतु उपस्थित होंगे। तो पौधे और जंतु यहाँ पर उपस्थिति है, ये हमारी पृथ्वी पर। और पृथ्वी के चारों ओर ये क्या है, ये तो हमारी लेयर्स हैं, परतों में बटा हुआ है। यानी वायुमंडल हमारी महत्वपूर्ण 5 परतों में बटा हुआ है। यदि बात करें तो सबसे प्रथम परत जो होती है, यहाँ पर 0 किलोमीटर हम लोग लिखेंगे। 0 से 50 किलोमीटर का क्षेत्र आपका ये 50 किलोमीटर, और फिर इसके बाद देखो जो आगे है आपका 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर से यदि ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपका 400 किलोमीटर, और इसी के पास में साढ़े सॉरी जो ये है आपका 640 किलोमीटर। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमारा ये वाली एक्सोस्फीयर है, ये जो लेयर है, ये हमारी 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। अब हम ये समझेंगे यहाँ पर कि हमारी वो 5 परतें कौन कौन है। सबसे प्रथम परत जो आपकी है, जिसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, और इसी को हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल। बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न हम लोग समझेंगे। क्षोभ मंडल का एक और नाम है जिसको बोलते हैं संवहन मंडल। तो संवहन मंडल भी किसका नाम है, आपको याद रखना, ये हमारी पृथ्वी की सबसे पहला आवरण है, जिसे हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, आपका संवहन मंडल भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम है परिवर्तन मंडल भी इसे कहा जाता है, परिवर्तन मंडल। तो ये याद रखना है। तो हमारी प्रथम परत का क्या नाम है दोस्तों, तो आपको याद हो गया होगा, क्षोभ मंडल, संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल। दूसरी जो लेयर हमारी जो वायुमंडल की है उसे क्या कहा जाता है, इसे स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक, दूसरी जो परत है उसे हम क्या कह सकते हैं, समताप मंडल कह सकते हैं, या इसका ओजोनोस्फेयर भी इसे कहा जाता है, ये भी याद रखना, ओजोनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर। या इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, इसको बोल सकते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो थोड़ा लिख लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि कभी कभी समताप मंडल ना देकर स्ट्रेटोस्फेयर लिखा होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक, फिर हम बात करेंगे, देखिए तीसरा महत्वपूर्ण हमारा मंडल जो है आपका, जिसको बोलते हैं मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर को हम क्या कह सकते हैं, इसको मध्य मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य मंडल।
तो आपको विचलित नहीं होना है, बड़े ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में हम बातों को समझेंगे। थर्मोस्फेयर कहा जाता है आपकी आयन मंडल को। आयन मंडल को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखना है, आयन मंडल को हम कह सकते हैं थर्मोस्फेयर, या इसी को कह सकते हैं ताप मंडल। ताप मंडल भी इसे कहा जाता है, ये भी याद रखना है अच्छे से। और इसका और क्या अन्य नाम है, आयन मंडल या ताप मंडल, या इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है थर्मोस्फेयर। क्या कहा जाता है, थर्मोस्फेयर। ये हमारी कौन सी परत है, आपको याद रखना है दोस्तों, तो ये हमारी वायुमंडल की चौथी प्रमुख परत है। ठीक, फिर सबसे बाहर जो वायुमंडल का सबसे अंतिम जो छोर होता है, जो सबसे ऊपर की ओर होता है, उसको हम बोलते हैं बहिर्मंडल। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बहिर्मंडल। क्या बोलते हैं, तो याद रखना, इसे भूलना नहीं है, इसे कहा जाता है एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। अब यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। क्या क्या प्रश्न है आपको क्रम से बताएंगे। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो प्रथम मंडल है, उस मंडल को हम क्या कह सकते हैं, क्षोभ मंडल कह सकते हैं। और क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है, इसी को परिवर्तन मंडल बोलते हैं। अब देखिए, जो वायुमंडल का प्रथम क्षेत्र है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, उस क्षेत्र के ऊपर यदि बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं मौसम संबंधित सभी क्रियाएं किस मंडल में होती हैं। देखिए, तो मौसम संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, मौसम संबंधित क्रियाएं जो आपकी होती हैं, वो आपके किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में या संवहन मंडल में या परिवर्तन मंडल में। यहां पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्षा का होना, आंधी तूफान, ये कहां आते हैं आपको याद रखना है, तो ये हमारे जो परिवर्तन होते हैं, ये हमारे एक महत्वपूर्ण मंडल में होते हैं, जिसे हम लोग परिवर्तन मंडल बोलते हैं। तो वर्षा का, आंधी का, तूफान का आना, बादलों का बनना, याद रखना है, बादलों का बनना, कोहरे का बनना, और इसके अलावा आप जानते हो ओलों का पड़ना, बिजली का चमकना, ये सारी क्रियाएं आपके किस मंडल में होती हैं, तो आपको याद रखना है, ये हमारे प्रथम मंडल में होती है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्षोभ मंडल कह सकते हैं। क्षोभ मंडल में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें जो एरोप्लेन है वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपके क्या है, एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, ये किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल में। तो एरोप्लेन की जो घटना है, एरोप्लेन जो चलाए जाते हैं आपके, वो आपके प्रथम मंडल में ही चलाए जाते हैं। जबकि यदि बात करें मौसम संबंधित जितनी भी क्रियाएं, जैसे बादलों का बनना, आंधी तूफान, कोहरा, ओले पड़ना, बर्फ का गिरना, बिजली का चमकना, ये सारी घटनाएं आपके किस मंडल में होती हैं, तो आपको याद रखना है, ये हमारे परिवर्तन मंडल में होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना ऊपर आप जाएंगे परिवर्तन मंडल में, तो टेम्परेचर इसमें घटता है। ये भी याद रखना, ऊपर की ओर जाने पर, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर में लगातार क्या आती है, गिरावट आती है। यदि आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं पृथ्वी से, तो यहाँ पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है। यदि बात करें आपका जो प्रथम मंडल है, ये कहां से कहां तक, तो आप याद रखिए 0 से 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 0 से 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र आपका क्या है, तो आपको याद रखना है, ये हमारा परिवर्तन मंडल है। एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो आपका क्षोभ मंडल है, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है। भूमध्य रेखा पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है उपस्थिति, यानी हमारा वहां तक क्षोभ मंडल है, तो भूमध्य रेखा पर ये लगभग कितनी दूरी तक, तो आपको याद रखना है 18 किलोमीटर तक क्या है, ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल है। जबकि बात करें यदि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल की कितनी है ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है 8 किलोमीटर ऊंचाई तक। ध्रुवों पर हमारा क्या उपस्थिति है, तो क्षोभ मंडल उपस्थिति है। ठीक, तो ये बात इस तरीके से हम लोग ये समझे कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, सारी परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, जिससे बादलों का बनना, कोहरे का बनना, बर्फ का पड़ना, ओलों का पड़ना, साथ ही साथ अगर बात करें बिजली का चमकना, ये संबंधित जितनी भी क्रियाएं, आंधी तूफान का आना, ये सारी क्रियाएं आपके क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, जिसकी ऊंचाई 0 से 20 किलोमीटर तक। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी क्षोभ मंडल की है, तो 8 किलोमीटर। जबकि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है, आपको पता है 18 किलोमीटर। ठीक, ये बात समझे। यहाँ पर अगर 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर कितना होता है, तो याद रखना हमेशा -80 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। जबकि ध्रुवों पर इसका जो टेम्परेचर होता है -45 डिग्री होता है, ये भी याद रखना है। ठीक, 8 किलोमीटर ध्रुवों पर क्या हमारा उपस्थित है, क्षोभ मंडल उपस्थिति है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है, -45 डिग्री है, जबकि यहाँ पर -80 डिग्री। अब हम जो सेकेंड महत्वपूर्ण बात करेंगे, सेकेंड महत्वपूर्ण बात हमारी ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है। क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी को हम बोलते हैं समताप मंडल या ओजोनोस्फेयर, क्योंकि इस मंडल में आपको पता है लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर उपस्थिति है। यदि बात करें स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी गैस महत्वपूर्ण रूप से मुख्य रूप से पाई जाती है, तो O3 यानी ओजोन गैस कहाँ उपस्थिति है। ओजोन गैस का जो आवरण है,
वो घना आवरण किस क्षेत्र में है, तो समताप मंडल में है O3 गैस। और सबसे खास और महत्वपूर्ण बात, ओजोन गैस की उपस्थिति का जो सघनता है ओजोन की, वो 20 से आपका 35 किलोमीटर के मध्य में ओजोन गैस बहुत सघन पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक ओजोन का सघन आवरण पाया जाता है, तो आपको याद रखना है 20 से 35 किलोमीटर का क्षेत्र। यानी पृथ्वी की सेकेंड जो लेयर है, प्रथम आपका क्षोभ मंडल, द्वितीय क्या है, समताप मंडल, और समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं और इसी को ओजोन मंडल भी बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि समताप मंडल में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ओजोन मुख्य रूप से पाई जाती है। सबसे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बनता है कि समताप मंडल में क्या उड़ाया जा सकता है, तो जेट प्लेन, आपने सुना होगा जेट प्लेन कहाँ उड़ाए जा सकते हैं, तो जेट प्लेन के उड़ाने के लिए अनुकूलतम दिशा कहाँ पर उपस्थिति है, तो जेट प्लेन के लिए सबसे ज्यादा अनुकूलतम जो क्षेत्र है आपका, वो समताप मंडल है। इसमें क्वेश्चन कंट्रोवर्सी के रूप में पूछा जाता है, एरोप्लेन किस क्षेत्र में उड़ाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल के क्षेत्र में हम लोग उड़ा सकते हैं। अब देखिए आपको सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात से अवगत कराएं, ये बात करें इसमें, ये बात करें ओजोन मंडल की, तो ओजोन मंडल के लिए सबसे खास बात यह भी है कि ओजोन में जेट प्लेन तो उड़ाए जाते हैं, इसके साथ साथ और क्या खास बात प्रश्न बनता है, जो सूर्य की जो परावैंगनी किरणें, देखिए ये सूर्य है आपका, यहां से आपकी पृथ्वी को गर्म करने के लिए बहुत सारी विकिरण ऊर्जा के रूप में विकिरण आता है, विकिरण ऊर्जा के रूप में किरणें आती हैं, और इन्हीं किरणों के साथ आपको पता होगा रेडिएंट एनर्जी, मतलब सूर्य से कौन सी ऊर्जा निकलती है पूछा जाए प्रश्न, तो रेडिएंट एनर्जी आपकी यहाँ से निकलती है। साथ ही साथ यहाँ पर दृश्य प्रकाश की किरणें और साथ ही साथ यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज भी पृथ्वी मंडल पर आती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें तो परावैंगनी किरणें किस मंडल में आकर सोख ली जाती हैं, तो ये समताप मंडल। तो समताप मंडल के क्षेत्र में कौन सी किरणों को सोखने की क्षमता होती है, आपको याद रखना है। तो समताप मंडल में आपके किन किरणों को सोखा जा सकता है, अवशोषित किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है अल्ट्रावायलेट रेज। आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज 3 प्रकार की होती हैं, तो हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज, तो यहां पर देखिए जो बात करें यूवी सी, यूवी ए और यूवी वी, तो हमारी पृथ्वी पर मोस्टली कौन सी रेज आती है, तो परावैंगनी जो अल्ट्रावायलेट बी है, ये हमारी पृथ्वी पर मुख्य रूप से ज्यादा मात्रा में देखी जाती है, जिससे क्या कैंसर जैसे घातक रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ समताप मंडल में यदि बात करें तो समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति के कारण अल्ट्रावायलेट किरणों को यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है, जो पृथ्वी मंडल पर नहीं पहुंच पाती है। इस तरह से अब कई कारण हैं जिससे ओजोन की परत लगातार डिप्लेट होती जा रही है, यानी कहने का मतलब नष्ट होती जा रही है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो सीएफसी जो आपकी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इसके कारण हमारी लगातार ओजोन परत कैसी होती चली जा रही है, तो नष्ट होती जा रही है। और इस परत के नष्ट होने में आप जानते हो, अगर ये परत लगातार नष्ट होगी तो सीधी सिंपल बात है कि ओजोन की सघनता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर क्या मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, रोग के रूप में कैंसर जैसे घातक रोग उत्पन्न होंगे और जो मानव जीवन पर बुरा प्रभाव डालेंगे। ठीक, ये यहाँ तक की ये बातें हम लोगों ने समझी। अगला हमारा जो सेकेंड आपका जो मंडल है उसको जान लेते हैं, ये हमारा मीजोस्फीयर, इसी को हम बोलते हैं मध्य मंडल। तो दोस्तों याद रखना तीसरी परत हमारे वायुमंडल की कौन सी है, तो मध्य मंडल है। अब सबसे खास बात यहाँ पर जान के रखना, यहाँ का जो मध्य मंडल का जो टेम्परेचर कितना होता है, तो -100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, ये ओजोन मंडल की बात कर रहे थे, तो समताप मंडल में यहाँ पर जो टेम्परेचर यहाँ पर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लगातार हमने बताया ऊपर जाने पर टेम्परेचर लगातार घटता है, फिर इतना घटकर कितना मध्य मंडल में आकर ये कितना हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए -100 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। तो मध्य मंडल हमको हम क्या कह सकते हैं, मीजोस्फीयर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो मीजोस्फीयर कहा जा सकता है। और यहाँ पर जो तापमान होता है मध्य मंडल का वो कितना होता है, तो -100 डिग्री सेल्सियस तापमान देखा गया है। ठीक, इसके बाद हमारा चौथा जो मंडल है जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर, या इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, या आयन मंडल भी इसको कहा जाता है। तो थर्मोस्फेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है 1000 डिग्री से, यहाँ पर टेम्परेचर जो पाया जाता है 1200 डिग्री तक। इस वाले में आपको पता होगा जो चट्टानी टुकड़े ऊपर आकाश मंडल से गिरते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। तो यही उल्का पिंड आपके थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल में आकर कैसे हो जाते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं घर्षण के कारण, और तापमंडल में ये कैसे जलने लगते हैं। और ये जलते हुए उल्का पिंड हमारी पृथ्वी के क्षोभ मंडल और समताप मंडल में प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। ये बात बहुत अच्छे से आप समझते होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य मंडल का तापमान तो -100 डिग्री होता है, लेकिन आपके थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल का तापमान कैसा होता है दोस्तों, तो यहाँ से लगभग 1000 से 1200 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर देखा जाता है। और सबसे खास और महत्वपूर्ण बात थर्मोस्फेयर की क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर रेडियो तरंगें उपस्थिति होती है। सॉरी यहाँ नहीं, तो थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, जबकि हमारे मध्य मंडल में टेम्परेचर कम होगा। अब यदि बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हाँ सॉरी,
यहाँ पर रेडियो तरंगें उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है? तो रेडियो तरंगों की उपस्थिति किस मंडल में दिखाई देती है? तो ये आपकी दिखाई देती है आपके आयन मंडल में। किसमें? रेडियो तरंगे। ये भी याद रखना है आपको, रेडियो तरंगे कहाँ दिखाई देंगी आपको? तो रेडियो तरंगे हमारी दिखाई देंगी आयन मंडल में। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है कि इसमें रेडियो तरंगे उपस्थिति होती है किसमें? तो आयन मंडल में या थर्मोस्फीयर रीजन में। ठीक, इसके बाद बात करते हैं आपका जो पांचवा सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 640 से 1000 किलोमीटर तक के क्षेत्र में आपको पता है। यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन, यानी हीलियम और हाइड्रोजन की उपस्थिति आपकी किस किस मंडल में देखी जाती है? क्योंकि यहाँ पर हल्की गैसें उपस्थिति हैं, तो ये हमारा एक्सोस्फीयर या इसी को बोलते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में सबसे खास बात, यहाँ पर स्पेसशिप स्थापित किए जाते हैं, साथ ही साथ उपग्रह सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है वायुमंडल के किस परत में सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है? तो आपको याद रखना है, ये स्थापित किया जाता है आपके किसमें? तो आपके बहिर्मंडल में उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। और ये मानिए कि उपग्रह आपके कई हजार किलोमीटर ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं या उन्हें स्थापित किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जबकि आपके अंतरराष्ट्रीय स्टेशन है, ये कहाँ बनाए जाते हैं, किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, ये हमारे बनाए जाते हैं थर्मोस्फीयर रीजन में, यानी कहने का मतलब आयन मंडल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाए जाते हैं। तो अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पर बनाए जाते हैं आपके तापमंडल में। किसमें बनाए जाते हैं? तापमंडल में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तापमंडल में क्या बनाए जाते हैं? तो अंतरिक्ष स्टेशन बनाए जाते हैं। जबकि उपग्रहों को कहाँ स्थापित किया जाता है? तो आपको याद होगा दोस्तों, ये हमारे आपके एक्सोस्फीयर रीजन में मतलब स्थापित किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कौन सी गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति कहाँ देखी जाती है? तो ये आपकी देखी जाती है बहिर्मंडल में। और बहिर्मंडल में की जो ऊंचाई है वो 10,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र हमारे वायुमंडल के अंतर्गत है, यानी 640 से आपके 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्या है आपका? तो आपका बहिर्मंडल उपस्थिति है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि प्रथम हमारी पृथ्वी की लेयर क्या है? क्षोभ मंडल, जिसे हम बोलते हैं संवहन मंडल या इसी को कहा जाता है परिवर्तन मंडल। तो इसमें क्या क्या मौसम संबंधित क्रियाएं कहाँ होती हैं? तो आपको याद है, ये हमारा आपके क्षोभ मंडल में जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित आपकी परत है। जबकि दूसरी लेयर की हम लोगों ने बात की ओजोन मंडल की, या उसी को बोलते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर भी इसको कहा जाता है। ये पृथ्वी की दूसरी परत है और इस दूसरी परत में सबसे महत्वपूर्ण बात है ओजोन गैस की उपस्थिति है। और आप जानते हो ये लगातार ओजोन की परत पतली होती जा रही है, जिससे हमारे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी पृथ्वी के जीव बिंदुओं पर पड़ती है, जिससे मतलब आपके कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो आपको याद रखना है ओजोन गैस किस मंडल में उपस्थिति है? तो आपको याद रखना है आपके किस मंडल में? तो आपके समताप मंडल में कौन सी गैस है? आपकी ओजोन गैस उपस्थिति है। 20 से आपका 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा सघनता किस गैस की होती है? तो ओजोन की सबसे ज्यादा यहाँ पर सघनता देखने को मिलती है। तीसरी परत हमने बताई आपको मध्यमंडल, और मध्यमंडल में तापमान कितना होता है? तो -100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ खास बात यह है कि यहाँ का जो तापमान है वो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक, और ओजोन का जो मुख्य आवरण है, जो हमारी ओजोन को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। आपको पता है ओजोन को मापने के लिए कौन सी इकाई यूज होती है? तो याद रखना दोस्तों, ओजोन के मापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं? तो डॉप्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉप्सन बोलते हैं। ये याद रखना। ओजोन को कौन सी गैसें मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं? तो आपको याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है, ये याद रखना। और ओजोन ये जो सीएफसी गैस है ये कहां से? तो आपके फ्रिज और रेफ्रिजरेटर एसी से। फ्रिज हुआ आपका, या इसी को हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, और एसी घरों में जो एसी यूज होती है उसमें कौन सी गैसें निकलती हैं? और जेट विमान में कौन सी गैस निकलती है? तो ये भी आपको याद होगा, जेट विमान में एरोसॉल निकलता है। एरोसॉल में क्या होता है दोस्तों? तो एरोसॉल में मुख्य रूप से इसमें सीएफसी होता है। आप फ्रिज में कौन सी गैस मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है? तो आपको पता है फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो फ्रीऑन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन गैस होती है, जो वायुमंडल को लगातार क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है। ये हमारी ओजोन को नष्ट करने वाली गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। एरोसॉल का आपके तो रॉकेट से निकला हुआ जो धुआं होता है उसमें एरोसॉल होता है मुख्य रूप से, और उसमें कौन सी गैस होती है? तो आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको पता होगा क्लोरोफ्लोरो में कार्बन का क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को 1 साल के अंदर तोड़ने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि मध्यमंडल की कहानी। मध्यमंडल में -100 डिग्री सेल्सियस और आपका थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। यहीं पर उल्कापिंड आकर कैसे हो जाते हैं दोस्तों? नष्ट हो जाते हैं। तो उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में नष्ट होते हैं? याद रखना है आपको। तो ये आपके तापमंडल में आकर मतलब घर्षित होकर ये जलने लगते हैं, और आपके ये थर्मोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर और आपके समताप मंडल में ये जलते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए हम लोग जब जलते हुए चट्टानी टुकड़ों को देखते हैं तो कहते हैं ये हमारा क्या है? ये उल्कापिंड है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? मेटेरॉइड कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि हमारे वायुमंडल की कितने परतें होती हैं। कुल 5 परतों में हमारा वायुमंडल मतलब बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला मंडल आपका क्षोभ मंडल, दूसरा मंडल समताप मंडल, तीसरा मंडल आपका क्या है? तो मध्य मंडल, और इसके बाद हमारा चौथा प्रमुख मंडल कौन सा है? तो आपको पता है
तापमंडल या उसी को हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर या आयनमंडल बोलते हैं। और आयनमंडल में आपको पता होगा रेडियो तरंगें कहाँ पर उपस्थित होती हैं, तो आपको पता है रेडियो तरंगें आपकी पाई जाती हैं तापमंडल में। यहाँ पर टेम्परेचर सबसे हाई हो जाता है, 1000 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर देखा जाता है। और बहिर्मंडल की यदि बात करें तो बहिर्मंडल में सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। और खास बात, और इस बहिर्मंडल में किन दो गैसों की मुख्य उपस्थिति हल्की गैसों की है, तो हीलियम और हाइड्रोजन आपके मुख्य रूप से उपस्थिति है। और आपका जो वायुमंडल है वो सबसे ज्यादा मतलब ऊंचाई तक उपस्थिति है। तो वायुमंडल जो हमारी पृथ्वी का है, उस वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर की यदि बात करें तो एटमॉस्फेयर जो हमारे पृथ्वी मंडल पर उपस्थिति है, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य कारण हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थिति हैं और जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर क्या जीवन संभव हो पाया है। यदि ये बात करें कि हमारी पृथ्वी का एक औसत टेम्परेचर कितना है, तो आपका 15 डिग्री सेल्सियस है। यानी पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो कितना है? -15 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर कितना है, औसत टेम्परेचर कितना है। पृथ्वी का औसत ताप कितना है? तो औसत ताप हमारी पृथ्वी का कितना है, आपको याद रखना है 15 डिग्री सेल्सियस। जबकि आपको पता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक ताप, सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गर्म स्थल, तो ये हमारी पृथ्वी का सबसे गर्म स्थल क्या है? तो आपकी डेथ वैली, याद रखना डेथ वैली। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो डेथ वैली है। ये कहां पर स्थित है? तो आपके अमेरिका में। और आपको ये भी पता होगा कि सबसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है। एक प्रश्न ये भी बनता है एग्जाम के लिए, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल। तो ये जो हमारी जगह है ये क्या है? वर्खोयानस्क है। क्या है? वर्खोयानस्क। याद रखना यानस्क। वर्खोयानस्क का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो कितना है? -90 डिग्री के आसपास है, जो हमारी पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल है। तो पृथ्वी का सबसे गर्म स्थल डेथ वैली अमेरिका की। और पृथ्वी का औसत टेम्परेचर कितना है? तो आपको पता है कि 15 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं 15 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में प्रमुख रूप से क्या समझा, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, और साथ ही ये जाना कि वायुमंडल में कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं, उन परतों में की क्या खास विशेषताएं, और साथ ही साथ कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने सारे उन महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को इस लेक्चर में समझा, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। और साथ ही साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों।